नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। खबर लखनऊ से। बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन का दूसरा दिन है आज से विधानसभा वार होगा प्रबुद्ध सम्मेलन। सांसद, मंत्री और पार्टी पदाधिकारी सम्मेलन करेंगे। 20 सितंबर तक चलेगा बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन। आपको बता दें कि 5 सितंबर से बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आगाज हो चुका है। काशी में सीएम योगी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया और पिछली सरकार पर हमले के साथ साथ सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन अलग अलग जिलों से तमाम मंत्रियों ने भी संबोधित किया है। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी यह अभियान 15 दिनों तक चलाएगी, जो 20 सितंबर तक चलने वाली है। तो 20 सितंबर तक बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन है। अलग अलग विधानसभा वार ये कार्यक्रम चलेगा। आज दूसरा दिन है प्रबुद्ध सम्मेलन का। आज से विधानसभा वार ये सम्मेलन होने जा रहा है, दूसरा दिन है। आपको बता दें कि यहाँ पर सांसद, मंत्री और पार्टी पदाधिकारी सम्मेलन करेंगे। 20 सितंबर तक बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन चलने वाला है। पिछले सरकारों को यहाँ पर उनके बारे में यहाँ पर उनको आड़े हाथ लिया जा सकता है, जो पिछली सरकारें रही हैं यूपी में। और साथ ही आपको बता दें कि कल के प्रबुद्ध सम्मेलन में प्रदेश सरकार ने अपनी उपलब्धियों को गिनाया है और अलग अलग पार्टियों पर यहाँ पर आरोप भी लगाए गए हैं। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी, प्रयागराज, उन्नाव, नोएडा, कानपुर, झांसी, ये अलग अलग तस्वीरें हैं जहां पर पहले दिन जो बीजेपी प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन हुआ था और कई अलग अलग जिलों से तस्वीरें आई थी। वाराणसी में सीएम योगी, नोएडा में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, झांसी में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, प्रयागराज में यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, उन्नाव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, कानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सम्मेलन को संबोधित किया और केंद्र सरकार समेत राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। अलग अलग जिलों से भी आगाज किया गया बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन का और 20 सितंबर तक ये सम्मेलन चलने वाला है। तो ये कल जहां जहां पर कार्यक्रम हुए थे वहां की ये तस्वीरें आई हैं जो हम आपको पहुंचा रहे हैं। अब तक बाबा विश्वनाथ की पहले पूजा की सीएम योगी आदित्यनाथ ने और कल ही भैरव मंदिर में माथा टेका था इस कार्यक्रम का आगाज करने से पहले और मंदिर परिसर का निरीक्षण भी किया था। तो वाराणसी से सीएम योगी ने आगाज किया था प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का और कल सबसे पहले वो बाबा विश्वनाथ के दर पर पहुंचे थे, यहाँ पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया सीएम योगी आदित्यनाथ। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी से, जहां पर यहाँ पर पहुंचे थे, आगाज किया था कार्यक्रम का। दूसरी तस्वीर राधा मोहन सिंह जब ये कार्यक्रम में पहुंचे थे, प्रयागराज की कमान राधा मोहन सिंह को सौंपी गई थी। और उन्नाव की ये तस्वीर है जहां पर स्वतंत्र देव सिंह ने मोर्चा संभाला था, कौशल किशोर ने मोर्चा संभाला था नोएडा का और कानपुर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य संभाल रहे थे और साध्वी निरंजन ज्योति पहुंची हुई थी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने के लिए। और आपको बता दें ये जिम्मेदारी उन्हें मिली थी झांसी की। तो झांसी में साध्वी निरंजन ज्योति मोर्चा संभाल रही थी और यहाँ पर अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पहला दिन जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया था। और मनीष मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मनीष, आज प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का दूसरा दिन है, आज क्या कुछ खास है? देखिए, आपको बता दूं कि कल से जिसका आगाज़ हुआ था 18 जो महानगर थे वहां से इसकी शुरुआत की गई थी। आज 6 तारीख से लेकर 20 तारीख तक इस प्रबुद्ध वर्ग का एक वृहद कार्यक्रम चला जाएगा। जो 403 विधानसभा हैं उत्तर प्रदेश की, सभी 403 विधानसभाओं में इसका कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा और कोशिश रहेगी जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं, जो वहाँ के विधायक हैं, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम चला जाएगा। तो 403 विधानसभा में जो ये कार्यक्रम है वो आज से शुरू होगा और 6 तारीख से लेकर 20 तारीख तक किया जाएगा। इसके प्रभारी सुब्रत पाठक बनाए गए हैं जो कन्नौज से सांसद हैं, उनकी निगरानी में ये देख रेख होगा। और माना जा रहा है कि 20 तारीख को जब इसका समापन होगा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ पूरे 403 विधानसभा को संबोधित करेंगे और जो प्रबुद्ध जन है वहां के, उनको ये संदेश दिया जाएगा कि किस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो नीतियां बनाई थी उसको कैसे धरातल पर लाया गया है और कौन कौन से काम किए गए हैं। तो ये माना जा रहा है कि ये प्रबुद्ध वर्ग, हालांकि इसको अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, सियासी रंग भी इसको बताया जा रहा है कि ब्राह्मणों का एक कार्ड खेला जाए, पर
हम प्रबुद्ध जन की बात करेंगे तो प्रबुद्ध जन को कैसे मनाया जाए कि ताकि वो आम जनता को जाके जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीतियां हैं, जो उनके काम किए गए हैं, वो उन तक पहुंचा सके। तो एक रणनीति के तहत कार्य किया जा रहा है। आगामी 2022 का चुनाव माना जा रहा है, बहुत ही नज़दीक अब माना जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, आपको बता दूं, जब पहले आगाज़ किया था 2019 का चुनाव को हम देखेंगे तो भी एक प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन से किया गया था, प्रबुद्ध वर्ग को जोड़ने की बात की गई थी। तो अब ये भी माना जा रहा है कि उसी तहत एक कार्यक्रम किया जा रहा है और माना जा रहा है कि अगले महीने से प्रधानमंत्री मोदी के दौरे भी शुरू होंगे, तो एक प्रबुद्ध सम्मेलन उस समय भी किया जा सकता है। उसी के लिए एक जो पहले कहा जाता है कि पहले से एक रोड मैप तैयार करना, एक तैयारी करने के तौर पे हम देख सकते हैं कि जो प्रमुख सम्मेलन है इसको पूरे 403 विधानसभा में किया जाएगा और उसके बाद जो पूरे विधानसभाओं के जो उत्तर प्रदेश के जो प्रबुद्ध वर्ग होंगे उनसे माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के भी एक संवाद किया जा सकता है। जी मनीष, ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों को पाले में करने की कोशिश तमाम पार्टियां भी कर रही हैं और इसी कार्यक्रम के जरिए बीजेपी भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन नाम देकर ब्राह्मण वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। क्या लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम से ब्राह्मणों को लुभा पाएगी पार्टी? क्या ब्राह्मण इनके पाले में आ जाएंगे? निश्चित तौर से देखिए, आप उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो विपक्ष हमेशा से हमलावर रहा है। विपक्ष ने हमेशा ये कहा है कि ये ब्राह्मण विरोधी पार्टी रही है। ब्राह्मण वर्ग को जोड़ने का कवायद करने के लिए ये इससे अच्छा मौका कोई नहीं हो सकता है। प्रबुद्ध जन का नाम दिया गया। हालांकि आप देखेंगे बीएसपी भी एक प्रबुद्ध सम्मेलन चला रही है। 5 चरणों का वो एक चरण चलाया था जिसको खत्म किया सचिन मिश्रा ने। और कल उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती भी एक बहुत बड़ा प्रबुद्ध सम्मेलन की जाएगी जिसको वो अध्यक्षता करेंगी। तो माना जाए हर एक राजनीतिक पार्टी जो वोट बैंक है, जो ब्राह्मण वोट बैंक है, उसको कहीं ना कहीं रिझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसको नाम एक प्रबुद्ध जन दे दिया गया है कि सभी वर्गों में होता है और सभी वर्ग से एक प्रबुद्ध जन आ सकते हैं, पर कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में तो सीरियसली माना जाएगा कि ये एक ना एक तरीके से जो ब्राह्मण वोट बैंक है उसको साधने की कवायद की जा रही है। अब बसपा, सपा, बीजेपी, ये तीनों अपनी करके हाँ, हालांकि अभी कांग्रेस का इसमें कोई दिखा नहीं कि कांग्रेस क्या रणनीति अपनाती है। माना जा रहा है कि 2 तारीख को प्रियंका गांधी भी रैली कर सकती है। पर अगर आप बात करेंगे वोट बैंक की तो उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों से ऊपर वोट बैंक की राजनीति रहती है। तो कहीं ना कहीं वो 15% वोट बैंक को साधने की कोशिश है। अब देखना होगा कि जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो ब्राह्मण कार्ड है, वो किसके पाले में जाता है, तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि चुनावी समर है तो हर एक राजनीतिक पार्टी अपना एक ट्रम्प कार्ड खेल रही है। उसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने भी 403 विधानसभा में अब ये ट्रम्प कार्ड खेला। अब देखना ये होगा कि आगे समय में कि क्या किसको फायदा मिलेगा। मनीष, यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है कि जैसा कि आपने कहा है कि बसपा भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है, सपा की ओर से भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है, ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। परशुराम की मूर्ति को बनाने का ऐलान किया गया था और सबसे ऊंची और लंबी मूर्ति बनाने का ऐलान किया गया था लखनऊ में। तो ये तमाम बातें तो सियासी पार्टियां कर ही रही है, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आगाज किया, ट्विटर वॉर छिड़ गया। अखिलेश यादव ने ट्विटर से वहां पर वॉर किया बीजेपी पर, वहां से बसपा की ओर से यानी मायावती ने भी कहा कि ये जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन पर उन्होंने तमाम जो आरोपों की झड़ी थी वो कल ट्विटर पर देखने को मिला। क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करेंगे तो आरोप प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो चुका है। जब बसपा ने अपना ये प्रबुद्ध जन अभियान शुरू किया था तब हमें पता था कि हमने देखा था कि ब्राह्मण सम्मेलन के नाम से किया था। हालांकि क्योंकि चुनाव आयोग की एक गाइडलाइंस है कि हम उसको यूज़ नहीं कर सकते कोई भी ऐसी पार्टी किसी जाति विशेष को लेके, उसके बाद इसको प्रबुद्ध जन का नाम दे दिया गया। हालांकि उस पर भी बहुत कटाक्ष किए गए थे, सपा के द्वारा भी, बीजेपी के द्वारा भी किया गया था कि एक विशेष वर्ग को जोड़ने की कवायद की जा रही है। पर हम भूलेंगे नहीं कि 2007 में जब मायावती की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, पूर्ण बहुमत सरकार, तो उसमें ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान था और सतीश चंद्र मिश्रा ही वो कड़ी थे जो ब्राह्मणों को जोड़ने का काम किया था। अब उसके बाद फिर से एक बार 2022 का चुनाव आने वाला है, एक बार फिर से मायावती ने, हालांकि इस बार ट्रम्प कार्ड खेल दिया गया था प्रबुद्ध जन को करने के लिए। 5 चरणों का ये उन्होंने दौर शुरू किया था, सतीश चंद्र मिश्रा के ही नेतृत्व में किया गया है। तो ये वोट बैंक की राजनीति है, यहाँ पे विकास पीछे रह जाता है। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो विकास और काम पीछे रह जाते हैं, सामने आ जाता है और अहम मुद्दा बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर मथुरा से, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज सुनवाई है। कोर्ट में अधिवक्ता सुनवाई करेंगे आज। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज सुनवाई होनी है। मथुरा में
तो कोर्ट में अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के दावे पर सुनवाई होगी। हरिशंकर विष्णु शंकर जैन ने कृष्ण भक्त बताते हुए ये परिवाद दायर किया था। इस मामले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को बनाया गया है पार्टी। शाही ईदगाह प्रबंधन समिति श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट भी इस परिवाद में शामिल है। श्री कृष्ण जन्म स्थान का मामला है और स्थान को भी पार्टी बनाया गया है। कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग रखी गई है। शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग रखी गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज सुनवाई होनी है और कोर्ट में अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री इस दावे पर सुनवाई करने वाली हैं। हरिशंकर विष्णु शंकर जैन ने कृष्ण भक्त बताते हुए ये परिवाद दायर किया था। मामले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भी पार्टी बनाया गया है। शाही ईदगाह प्रबंधन समिति श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट भी इस वाद में शामिल है। श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान को भी पार्टी बनाया गया है। आज देखने वाली बात यह होगी कि आज जो 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग रखी गई है उसमें सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा जाता है। शाही ईदगाह मस्जिद को भी हटाने की मांग रखी गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज सुनवाई है और ये माना जा रहा है कि आज जब सुनवाई होगी तो जो मांग रखी गई है उस पर कोर्ट में क्या कुछ कहा जा रहा है तो कहा जाएगा। और आपको बता दें कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भी पार्टी बनाया गया है। दरअसल परिवाद दायर किया गया है। शाही ईदगाह प्रबंधन समिति श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट भी इस परिवाद में शामिल है। श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान को भी पार्टी बनाया गया है और कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग रखी गई है। शाही ईदगाह मस्जिद को भी हटाने की मांग रखी गई है। दरअसल शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग रखी गई है और जो परिवाद दिया गया है उसने परिवाद याचक ने कहा है कि वो कृष्ण के भक्त हैं और इसी वजह से उन्होंने ये परिवाद दायर किया है। इस मामले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को पार्टी भी बनाया गया है। तो आज अहम सुनवाई है। शाही ईदगाह प्रबंधन समिति भी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला है ये और श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान को भी पार्टी इसलिए बनाया गया है। इस सुनवाई में वो पक्ष रखा जाए। कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 जो एकड़ जमीन है उसे फ्री करने के लिए कहा गया है। इस परिवाद में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज अहम सुनवाई होनी है। महेश संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश, आज अहम सुनवाई होने जा रही है श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में, क्या कुछ खास होगा आज जब सुनवाई शुरू हो जाएगी कोर्ट में? देखिए, सुनवाई आज होगी क्योंकि इसको विष्णु शंकर जैन ने 25 दिसंबर 2020 में याचिका दायर की थी और उसमें मांग की थी कि जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है और शाही ईदगाह है जिसको औरंगजेब ने शाही ईदगाह को बनाया था उसको हटाने की मांग की है और जो जमीन है उसको मुक्त कराने की मांग की है। और साथ ही साथ में उन्होंने कहा है कि एक मांग और है कि उनको जो समझौता हुआ था 1968 में श्री कृष्ण जन सेवा संस्थान और शाही मस्जिद प्रबंधन के द्वारा उस समझौते को भी निरस्त किया जाए। अब आज अभी इसकी सुनवाई होनी है दोपहर के लगभग 12 बजे के आसपास। उसमें सुनवाई में क्या होता है ये अभी जानकारी मिलेगी, लेकिन दूसरा पक्ष अभी तक इतनी सुनवाई में मौजूद नहीं हुआ है, इसलिए अभी कहा नहीं सकता कि दूसरा पक्ष आता है या नहीं आता है। इसमें क्या होगा इसका कहा नहीं सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग रखी गई है। आज सुनवाई होनी है। सुनवाई अहम है। देखने वाली बात यह होगी कि सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बढ़ते हैं आगे। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा लेकर बरेली पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने बरेली शहर विधानसभा में प्रबुद्ध सम्मेलन किया। प्रबुद्ध सम्मेलन के बहाने बीएल वर्मा ने सपा को परिवारवाद की पार्टी बताया। बसपा और राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ तथाकथित लोग विरोधी पार्टियों से मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं और किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। तो सपा, बसपा और कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं और किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल हुए बीएल वर्मा और इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस पर भी इस दौरान उन्होंने निशाना साधा है। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल हुए बीएल वर्मा और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं बीएल वर्मा, जिन्होंने कहा कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। देखिए,
आज क्रोध वर्ग का सम्मेलन हमारा इस शहर विधानसभा सीट का था, उसमें मैं आया था और कार्यकर्ताओं का जो स्नेह था, प्रेम था, उसे जो आशीर्वाद देने के लिए कार्यकर्ता सड़क पर जिस तरह से आए हैं और बड़ी संख्या में, समझ कि मैं चला हूँ 11 बजे बदायूं से और यहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे 5 बज गया है, तो 6 घंटा का सफ़र 60 किलोमीटर का कार्यकर्ताओं ने कर दिया है। तो ये कार्यकर्ताओं का स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद है और मैंने बरेली के कार्यकर्ताओं के साथ बहुत दिनों तक काम किया है। मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष जब रोहिलखंड क्षेत्र का था, क्षेत्रीय अध्यक्ष ब्रज क्षेत्र का था, तो कार्यकर्ताओं का वही लगाव, वही प्रेम सब है और कार्यकर्ताओं ने देखा है कि हमारे बीच का एक कार्यकर्ता राज्यसभा सांसद बन के और केंद्र में राज्य मंत्री बना है, ये उनका प्रेम है और उन्हें अच्छा। खबर प्रतापगढ़ से पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। पुलिस के हत्थे चढ़ा जिला पंचायत सदस्य। मुठभेड़ में प्रकाश विश्वास नागर को धर दबोचा। सपा से जिला पंचायत सदस्य है विश्वास नागर। अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप में कार्रवाई की गई है। तो पुलिस के हत्थे चढ़ा है प्रकाश विश्वास नागर को धर दबोचा है पुलिस ने। सपा से जिला पंचायत सदस्य है विश्वास नागर और पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि सपा का झंडा लगा हुआ था सपा का इस कार में। इस कार को कब्जे में लिया गया है और आरोप लग रहा है कि ये बदमाशों को संरक्षण देने का काम करता था। इसी वजह से पुलिस ने कार्रवाई की है। मुठभेड़ में 3 बदमाश को गोली लगी है जिससे वो घायल हुए हैं। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल लालगंज इलाके में पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो आपको बता दें कि लालगंज में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। प्रतापगढ़ के लालगंज में ये कार्रवाई हुई है। पुलिस के हत्थे चढ़ा है जिला पंचायत सदस्य। जिला पंचायत सदस्य पर आरोप है कि वो बदमाशों को संरक्षण देता था। मनु सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मनु, ये पूरा मामला क्या है? हालांकि मैं आपको बता दें, जहां कल राइस मिल संचालक के ऊपर अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी थी, तो वहीं पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 12 घंटे के अंदर गोली का जवाब गोली से दिया था। वहीं प्रतापगढ़ एसपी एक्शन मोड में दिखे, जहां 3 लोगों को घेराबंदी करके प्रतापगढ़ एसपी अपने दल बल के साथ मुठभेड़ किया, जहां 3 लोगों को गोली लगी तो वहीं गिरफ्तार किया। तो वहीं मुखबिर की सूचना पर प्रतापगढ़ पुलिस की एक बड़ी और कामयाबी मिली थी, जहां प्रतापगढ़ के लालगंज के तृतीय के जिला पंचायत सदस्य हैं प्रकाश विश्वास नागर, जो कि अपराधियों को संरक्षण देते हैं, अपनी गाड़ी देते हैं, सपा का झंडा लगाकर वहां गाड़ी से रैली निकलवाते हैं, जहां अपराधियों को संरक्षण देते हुए मुहैया कराते हैं। तो वहीं पुलिस ने अपराधियों के साथ शराब की पार्टी के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया, जहां लालगंज के तृतीय के सपा जिला पंचायत सदस्य हैं विश्वास, जहां सपा का झंडा लगाकर लगातार कार में पुलिस को अपने कब्जे में लिया, जहां पुलिस ने बदमाशों को मुठभेड़ में जिला पंचायत समेत 5 लोगों जी मनु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। सुल्तानपुर के गुसाईगंज थाना इलाके के भीटी चौराहे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को कुचल दिया। आनन फानन में घायल साइकिल सवार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पूरी घटना की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो जहां पर ये घटना हुई है वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा था और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से तेज रफ्तार कार ने एक साइकिल चलाने वाले युवक को कुचल दिया है और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आनन फानन में लोगों ने साइकिल सवार को अस्पताल में पहुंचाया है। दरअसल तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को कुचल दिया। यहाँ इलाके में सभी लोग दौड़े और यहाँ पर इस युवक को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो सुल्तानपुर से ये बड़ी खबर, कार ने साइकिल सवार को कुचला और ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल ये साइकिल सवार था जो सामने से आ रहा था और दूसरी तरफ से आ रही कार ने इसे कुचल दिया। युवक को आनन फानन में बाहर निकाला गया। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से बुरी तरह से इसे कुचला गया है। चंदौली से खबर, खड़े ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया है। ट्रक के केबिन में खाना बनाते वक्त आग लगी। मौके पर चालक क्लीनर ने कूदकर जान बचाई है। सूचना पर
फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। अलीगढ़ थाना क्षेत्र के गोधना के पास NH2 की यह घटना बताई जा रही है। दरअसल ट्रक के अंदर ही खाना बना रहा था चालक और इसके अंदर ही चालक और क्लीनर मौजूद था, लेकिन दोनों ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली। ये लोग झारखंड की गाड़ी थी और ये लोग इसी वर्कर काम कर रहे थे, उसमें खाना बना रहे थे, इसी से वजह से आग लगी। कितना बड़ा नुकसान हुआ है? अब नुकसान के बारे में जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ये लोग फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।